हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका माइनर टेस्ट नंबर 11 जो पेपर हुआ था वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये हुआ था आपके 17/11/2024 को भी, और विषय रहने वाली इसका SST, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या रीट लेवल 1 की कर रहे हो, रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो साइंस मैथ से, या फिर रीट लेवल 2 SST से तैयारी कर रहे हो, तो इसके भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के पेपर आते हैं कलाम एकेडमी के। उसके पेपर आपको सोल्यूशन हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। वो अगर आप देखना चाहते हो तो सबसे पहले कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और उसके बाद जाना है आपको प्लेलिस्ट पर जाते ही आपको सामने इस सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी, ठीक है ना। उसके अंदर सारे की जितनी भी पेपर आज तक हुए हैं कलाम एकेडमी के, वो सारे उसमें सॉल्व आपको मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं माइनर टेस्ट नंबर 11 का सॉल्यूशन बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के काल में संविधान की 9वीं अनुसूची में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंत्य स्थापित किया गया था। यानी कि किस प्रधानमंत्री के काल के अंदर ये काम हुआ था, तो ये आपका आ जाएगा भाई इंदिरा गांधी जी के समय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है वो अंत्य स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 2 नंबर, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है। कि अगर आपातकाल लगता है तो आर्टिकल जो 19 के अंदर आपको मौलिक स्वतंत्रता दे रखी है वो आपकी निलंबित हो जाती है। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर वर्णित किया गया है, तो ये आपके इसमें रहने वाला है अनुच्छेद नंबर 358 के अंदर कहा गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर, निम्न में से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था। यानी कि कौन से प्रधानमंत्री है जो अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य थे, तो वो आपके इसमें रहने वाले हैं HD देवगौड़ा। जो है ये प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे उस समय, ये राज्यसभा के क्या थे, सदस्य थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 4 नंबर, संघीय सूची में कितने विषय सम्मिलित है। तो जो संघीय सूची है इसके अंदर कितने विषय है वो सम्मिलित है, तो इसमें आपके रहने वाले हैं भाई 97 विषय है वो सम्मिलित रहने वाले हैं संघीय सूची के अंदर, 97 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 5 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करते हैं भाई, तो इसमें आपके रहने वाला है एक दे रखा है, संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी मिलकर के राष्ट्रपति का है वो निर्वाचन करते हैं। कि संसद के दोनों सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा, इनके सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और इसके बाद है कि राज्य विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य है वो भी इसके अंदर भाग लेते हैं। यानी कि इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का वो चुनाव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन है वो किस अनुच्छेद के तहत है वो लागू किया जा सकता है, तो इसमें आपका आ जाएगा आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है भाई। ये इसका प्रावधान है वो आर्टिकल 356 के अंदर किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 7 नंबर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो आपका जाएगी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति है उत्तरदायी रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 8 नंबर, निम्नांकित में से कौन राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। तो राज्य के गवर्नर की जो नियुक्ति करते हैं वो आपके इसमें रहने वाले हैं राष्ट्रपति। कि राष्ट्रपति जो है वो राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 9 नंबर, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। यानी कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत दी जाएगी। तो किसको दी जाएगी तुरंत, तो इसमें आपके रहने वाला है लोकसभा स्पीकर को है वो तुरंत दी जाएगी भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 10 नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त विवादों का निर्णय किया जाता है। तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई अगर घपलेबाजी हुई है तो इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय करने वाला आएगा आपके उच्चतम न्यायालय द्वारा इसका निर्णय किया जाता है भाई। सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर हस्तक्षेप करेगा और इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच करेगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर, निम्न में से विश्व भारती के कुलाधिपति कौन है। तो विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है इसके कुलाधिपति कौन होते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा आपके भारत के जो प्रधानमंत्री है ये विश्व भारती के कुलाधिपति होते हैं भाई। विश्व भारती के कुलाधिपति कौन होंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 12 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी थी। तो इसमें आपका जाएगा देखो, पहला दे रखा है राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही है भाई, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। दूसरा दे रखा है अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपना पद धारण
पद धारण करेगा, यानी कि जब तक दूसरा प्रधानमंत्री शपथ नहीं ले लेता है तब तक यह पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति इस पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति इस पर पुनर्निर्वाचन के भी पात्र होते हैं, यानी कि इसमें से त्रुटिपूर्ण कथन है वो कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर आपको दे रखा है। राष्ट्रपति की शपथ के संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मैं अमूक ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं डैश 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 भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। तो इसके डैश के अंदर जो रिक्त स्थान दे रखा है इस पर राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा श्रद्धापूर्वक। ये ध्यान रखना, श्रद्धापूर्वक बोला जाता है उनके द्वारा कि मैं अमूक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा। श्रद्धापूर्वक, ये ध्यान रखना, पूर्ण निष्ठा के साथ नहीं आता भाई, इसमें आता है श्रद्धापूर्वक है वो मैं इस पद का कार्यभार या कार्यपालन करूँगा। श्रद्धापूर्वक, ध्यान रखना शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर दे रखा है आपको। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये किसके द्वारा चुना जाता है, तो ये आ जाएगा आपके संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर। केंद्रीय सरकार का मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जो केंद्रीय सरकार है इसका कोई मंत्री है तो ये व्यक्तिगत रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसमें आपका जाएगा व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति वो उत्तरदायी रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर। एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है। तो एक कार्यकाल के अंदर सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो वो आपका जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है भाई, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में है, यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ और इसकी गोपनीयता जो है ये शपथ का प्रारूप भारत के कौन से अनुसूची के अंदर लिखा गया है, तो इसमें आपका आ जाएगा भाई 3री अनुसूची के अंदर शपथ का उल्लेख किया गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो या चाहे वो सांसद हो, सबकी शपथ का उल्लेख किसके अंदर है, तो 3री अनुसूची के अंदर किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18 नंबर। कि भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में गलत कथन है, तो गलत कथन कौन सा उसका आपको चयन करना है। तो पहला आपको दे रखा है वह मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। और वह वास्तविक कार्यपालिका का कार्य संपादित करता है, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि मंत्रिमंडल का प्रमुख यानी कि जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को बनाएंगे प्रधानमंत्री, तो ये मंत्रिमंडल का प्रमुख हो गया। फिर दे रखा है वास्तविक कार्यपालिका का कार्य संपादित करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति एक नाम मात्र के प्रमुख होते हैं लेकिन जो सारा का सारा कार्य है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो वास्तविक कार्यपालिका का कार्य संपादित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है प्रधानमंत्री का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो ये इसमें आपके गलत आ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव भी एक कैसे कह सकते हो सांसद के रूप में ही वो चुन के आते हैं, जनता के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है और फिर वो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको आगे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो 3 नंबर कथन है वो आप गलत हो जाएगा। 4 नंबर दे रखा देखो, प्रधानमंत्री का त्यागपत्र या मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, तो बिल्कुल इसमें सही है भाई, मंत्रिपरिषद है वो स्वतः ही क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तो इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत कथन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 19 नंबर। निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का संचार का पैनल बताता है, यानी कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि जो प्रधानमंत्री है ये और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक संचार के रूप में माध्यम के रूप में बताया गया है, तो कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो वो आ जाएगा आर्टिकल नंबर 78 के अंदर बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री है ये राष्ट्रपति और बाकी सारे जितने मंत्री है उनके मध्य एक माध्यम का कार्य करेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चलाया गया था, तो ब्लू स्टार जो है ये आपके इंदिरा गांधी के कार्यकाल में चलाया गया था, आयरन लेडी के नाम से फेमस थे, आयरन लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो निर्वाचित नहीं नियुक्त होता है और मनोनीत नहीं होता है, वो क्या होता है, नियुक्त होता है भाई, ठीक है ना। जो बहुमत दल का जो नेता आता है निर्वाचित होकर के उसी को आगे फिर नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है, यानी कि जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है ये किससे व्यादेशित है, तो इसमें आपके रहने वाला है अभी 22 के अंदर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा इसको व्यादेशित है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका सही रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 के अंदर। भारत सरकार का मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो मंत्री अगर है कोई भारत सरकार का और वो अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट आपको दे रखा है भाई, निम्नलिखित सूती वस्त्र मिलों को उनके स्थान के साथ सही सुमेलित कीजिए। यानी कि सूती वस्त्र मिल दे रखी है एक तरफ, और एक तरफ आपको उसके स्थापना वाला स्थान दे रखा है कि कहाँ वह स्थित है, तो इसमें आपको सुमेलित करना था। तो पहला आपको दे रखा है कि राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल्स, तो ये आपका आ जाएगी भाई गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर, यानी कि ए में आ जाएगा 4। फिर दे रखा है श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स, तो श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स जो है ये आपका आ जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर, यानी कि बी में आ जाएगा 3। फिर दे रखा है गंगापुर सहकारी कतई मिल्स, तो गंगापुर सहकारी कतई मिल्स आ जाएगा गंगापुर आपके भीलवाड़ा के अंदर, यानी कि सी में आ जाएगा 2। फिर दे रखा है दी महालक्ष्मी मिल्स, तो महालक्ष्मी जो मिल्स है ये आपका आ जाएगा बी और अजमेर के अंदर, यानी कि 1। तो 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर, राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। यानी कि जो राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग स्थापित हुआ था, यानी कि जो हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो घी बनाया जाता है वो उसका प्रथम उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वो आपके इसमें आ जाएगा भीलवाड़ा के अंदर 1964 के अंदर प्रथम वनस्पति घी उद्योग को स्थापित किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको मिलेगा 26 नंबर कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म नहीं है। तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है वो आपको इसमें चयन करना था। एक तरफ आपको दे रखे हैं सीमेंट के संयंत्र और सामने दे रखे हैं उससे संबंधित स्थान, तो सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना है भाई। पहला दे रखा है जेके सीमेंट, तो जेके सीमेंट आपको आ जाएगी निम्बहड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर आपको दे रखा है इसमें मंगलम सीमेंट, तो मंगलम सीमेंट आ जाएगी आपके मोडक कोटा के अंदर है वो मंगलम सीमेंट का कारखाना स्थापित है। फिर आपको दे रखा है बिड़ला वाइट सीमेंट, तो बिड़ला वाइट सीमेंट आपको मिलेगी खारिया खंगार जोधपुर के अंदर, लेकिन जेके वाइट सीमेंट है ये आपके बियावर के अंदर स्थित नहीं रहने वाली, तो ये कथन है वो सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम है। तो कौन सा वो भारत सरकार का उपक्रम है उसका आपको चयन करना था। तो इसमें आपका आ जाएगा देखो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये भारत सरकार का उपक्रम है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्माक्यूलिस्टिक्स लिमिटेड जो है ये भी आपके राजस्थान सरकार का भारत सरकार का उपक्रम रहने वाला है। फिर दे रखा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो ये भी आपके भारत सरकार का उपक्रम रहने वाला है, यानी कि तीनों के तीनों जो उपक्रम है ये भारत सरकार के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो 28 नंबर, राजस्थान में प्रथम मसाला पार्क की स्थापना कहाँ की गई। तो राजस्थान के अंदर जो प्रथम मसाला पार्क है इसकी स्थापना कहाँ की गई, तो वह आ जाएगा आपके मथानिया जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को अब्रक नगरी कहा जाता है। यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसको अब्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपका आ जाएगी भीलवाड़ा जिले को अब्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखो भाई 30 नंबर, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सही सुमेलित युग्म नहीं है। एक जिला एक उत्पाद के जो अंतर्गत कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना था। तो इसमें आपको देखो दे रखा है सबसे पहले भरतपुर, तो भरतपुर के अंदर उत्पाद कौन सा है, कृषि एवं प्रसंस्करण जो उत्पाद है ये भरतपुर के रहने वाले हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। फिर दे रखा है सिक्कर, तो सिक्कर के अंदर आपका रहने वाला है फर्नीचर एंड एंटिक। फिर दे रखा है आपको बाड़मेर, तो बाड़मेर का कास्ट उत्पाद ये इसमें नहीं रहने वाला, जबकि जालौर के अंदर आपको ग्रेनाइट स्लैब और टाइल्स मोजड़ी जूतियाँ ये सब है वो जालौर के मिलने वाले हैं, इसीलिए जालौर को क्या कहते हैं अभी ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें सुमेलित नहीं है भाई, बाड़मेर का है वो कास्ट उत्पाद एक जिला एक उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर, कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश के भाग है। तो कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो है ये कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 32 नंबर, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आपको दे रखे हैं कृषि क्रांतियाँ, सूची 2 में आपको दे रखे हैं संबंधित उत्पाद। तो इसमें आपको सही सुमेलित करना है कि कौन सी क्रांति कौन से उत्पाद से संबंधित रहने वाली है। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको दे रखा है सदाबहार क्रांति, तो सदाबहार जो क्रांति है इसका आपका संबंध रहने वाला है कृषि एवं जैविक तकनीक से संबंध रहने वाला है। इसके बाद आपको दे रखा है इंद्रधनुष क्रांति, तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध आ जाएगा संपूर्ण कृषि उत्पादों के ऊपर इसका क्रांति का रहता है कि संपूर्ण जितनी भी क्रांतियाँ चल रही है उन सभी क्रांति पर निगरानी रखने का और उस सभी क्रांतियों का रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सारी देखभाल करने के लिए इंद्रधनुष क्रांति चलाई जा रही है। इसके बाद आती है आपके सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति आ जाएगी आपके फल उत्पादन से संबंधित। फिर आती है गोल क्रांति, तो गोल क्रांति रहेगी आपके आलू उत्पादन से संबंधित रहने वाली है। यानी कि इसमें आ जाएगा 1 में आ जाएगा 4, 2 में आएगा 3 और 3 में आएगा आपके 2 और 4 में आएगा 1, यानी कि 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसमें आपके एकदम करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर, राजस्थान द्वारा खेती में जान
तो सशक्त किसान की सोच रखते हुए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत कब की गई? यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि खेती में जान तो सशक्त किसान की सोच रखते हुए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है ये कब से शुरू की गई थी? तो ये इसमें आपका जाएगा भाई 2019-20 से इसको शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म नहीं है, तो कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको एक तरफ दे रखे हैं बागवानी फसल, सामने दे रखे हैं संबंधित जिले, तो कौन सी बागवानी फसल कौन से जिले में होती है और इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो पहले दे रखे हैं आम, तो आम का उत्पादन जयपुर में होता है, बिल्कुल उदयपुर में होता है, बिल्कुल सही है। फिर दे रखा संतरा, तो संतरा का उत्पादन आपके झालावाड़ में होता है, बिल्कुल इसमें सही है। और फिर दे रखा आपको माल्टा या किन्नू, तो माल्टा और किन्नू का संबंध आपके श्री गंगानगर से रहने वाला है, ये भी इसमें सही है। फिर अनार का उत्पादन सिक्कर से होता है, ये इसमें आपके गलत रहने वाला है, बाकी सभी कथन सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका आ जाएगी चना जो है ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है। बाकी बाजरा, जवार और मक्का जो है ये खरीफ की फसल रहने वाली है। यानी खरीफ की फसल मतलब वो फसल है जो मानसूनी बारिश के साथ हम जो बोते हैं उन्हें कहते हैं खरीफ की फसल, और सर्दियों में जो बोते हैं उन्हें कहते हैं रबी की फसल। तो ये सभी है वो खरीफ की फसल रहने वाली, लेकिन चना जो है ये आपकी खरीफ की फसल नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 36 नंबर दे रखा है, लाल बहादुर तथा पायोनियर कर में से किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? यानी कि लाल बहादुर और पायोनियर ये कौन सी फसल की है वो किस्में रहने वाली है? तो इसमें आपका जाएगा गेहूं और बाजरे की किस्में रहने वाली है। गेहूं की तो है लाल बहादुर और बाजरे की है आपके पायोनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 37 नंबर दे रखा है, हाड़ौती प्रदेश में पाई जाने वाली प्रधान प्रकार की मृदा कौन सी है? यानी कि हाड़ौती प्रदेश जो है यहाँ पे है वो प्रधान रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसमें आपका जाएगा वर्टिसोल मृदा पाई जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 38 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, देखो शाही रोजेम्स एवं रेवरिना मृदा की प्रकार मृदा है राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? यानी कि शाही रोजेम्स एवं रेवरिना प्रकार की जो मृदा है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? तो इसमें आपका जाएगा भाई गंगानगर जिले के अंदर ये मृदा पाई जाती है। गंगानगर और जो हनुमानगढ़ का एरिया आता है उसमें ये रेवरिना मृदा और शाही रोजेम्स मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 39 नंबर, लाल पीली मृदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लाल पीली मृदा पर कुछ कथन दे रखे हैं, उस पर विचार करो। देखो पहला कथन आपको दे रखा है, इस मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस की चट्टानों से होता है। तो इसमें आपके बिल्कुल सही है भाई, इस जो लाल पीली मृदा आती है इसका निर्माण ये तो ग्रेनाइट चट्टानों से, एक शिस्ट और नीस की चट्टानों से होता है। दूसरा दे रखा है, इस मृदा में चूना, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ यानी कि ह्यूमस की कमी पाई जाती है, बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें दोनों ही कथन है वो आपके सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर, मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए प्रभावी उपाय है? तो निम्न में से कौन सा उपाय है वो मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए एक प्रभावी उपाय रहता है? वो देखो इसमें सबसे पहले दे रखा है वन क्षेत्र का विकास करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाना, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों ही है वो मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या है प्रभावी उपाय रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई 41 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की जल धारण क्षमता है वो न्यूनतम होती है? तो कौन सी मिट्टी है जिसकी जल धारण क्षमता है वो बहुत ही कम होती है? तो इसमें आ जाएगी आपके जो मरुस्थलीय मृदा है इसकी जल धारण क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। तभी तो आप सुनते होंगे कि थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो जाए तो जैसलमेर साइड, फलोदी साइड है वो बाढ़ आ जाती है, यानी कि इसकी जो मृदा की जल धारण क्षमता है बहुत ही कम होती है। तो मरुस्थलीय मृदा इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में अल्पीसोल मृदा का विस्तार है? तो राजस्थान के किन जिलों के अंदर अल्पीसोल मृदा पाई जाती है? तो इसमें आपके रहने वाला है जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर जिलों के अंदर अल्पीसोल मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष एवं महिला जनसंख्या प्रतिशत क्रम में से है? तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के अंदर पुरुष और महिला का जनसंख्या प्रतिशत क्रम में से कितना रहता है? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई 51.86% है पुरुष और 48.14% है महिलाएं रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब है कि कम न्यूनतम वाला, उसके बाद ज़्यादा न्यूनतम, उसके बाद ज़्यादा न्यूनतम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम के अंदर, ठीक है ना। तो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले तो सबसे पहले लिखना है कम न्यूनतम, फिर उससे ज़्यादा न्यूनतम, फिर उससे ज़्यादा न्यूनतम वाले। तो इसमें आपका जो क्रम रहने वाला वो आ जाएगा जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही वाला जिला जो है ये इसका है वो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का आरोही क्रम रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वर्दी दर है वो दर वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम वर्दी दर वाले जिले कौन से हैं और सर्वाधिक और न्यूनतम देखा जाए तो इसमें आपके रहने वाला है बाड़मेर और गंगानगर जो है
ये न्यूनतम और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई 46 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किन जिलों का जनघनत्व 100 से कम है? तो कौन कौन से जिले हैं जिनका जो जनघनत्व है वो 100 से कम था? तो इसमें आपके रहने वाले हैं अभी जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जो जिले हैं इनका जनघनत्व है वो 100 से भी कम है। अब आपको कमेंट करना है कि 500 से अधिक जनघनत्व है वो कौन कौन से जिलों का है, ये आपको कमेंट करके बताना है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर है वो सबसे कम है? तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग कौन से जिले के अंदर निवास करते हैं? तो वो आपका जाएगा जालोर जिले के अंदर है वो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जॉब है वो जालोर जिले वाले ही ले रहे हैं भाई। ये आज की वर्तमान स्थिति में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब देखोगे तो जालोर जिले से लगते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर। राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी कि अनुसूचित जाति जो है इनका प्रतिशत है वो कितना रहता है? तो वो आपका आ जाएगा 17.8% है वो अनुसूचित जाति की संख्या रहने वाली है अभी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अभी 49 नंबर दे रखा है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपके डूंगरपुर जिला है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर। राजस्थान का डेगणा भागरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो नागौर का डेगणा भागरी क्षेत्र है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आ जाएगा आपके टंगस्टन के लिए जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक तरफ दे रखे आपको खनिज, सामने दे रखे आपको खनन क्षेत्र, और आपको इनको सम्मिलित करना है कि कौन सा खनिज है वो कौन से खनन क्षेत्र से निकलता है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है तांबा, तो तांबे का जो उत्पादन होता है उसकी खान आ जाएगी आपको खोदरीबा। फिर दे रखा है सीसा और जस्ता, तो इसका खनन होता है आपके राजपुरा दरीबा के अंदर। फिर दे रखा लोह अयस्क, तो लोह अयस्क का उत्पादन होता है आपको नीमला रायसेला से। फिर दे रखा मैग्नीज, तो मैग्नीज का उत्पादन होता है आपसे लीलवाणी से, इसका उत्पादन होता है भाई। यानी कि ए में 4, बी में 1, सी में 2 और 4 में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है ये आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर। गुर्जरवाड़ा जयपुर एवं बांदर सिंदरी अजमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो गुर्जरवाड़ा जयपुर है और एक दे रखा आपको बांदर सिंदरी अजमेर, ये किस खनिज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो वो आ जाएगा आपके बेरिलियम के लिए जाने जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म नहीं है, तो कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं खनिज, सामने दे रखा है संबंधित उत्पादन स्थल, तो इसमें सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना था। तो पहला दे रखा है फेल्सपार, तो फेल्सपार का संबंध आएगा आपके मकरेरा अजमेर से। फिर दे रखा अब्रक, तो अब्रक का संबंध जो रहेगा वो आपका आ जाएगा खैरवाड़ा ऋषभदेव उदयपुर से। फिर आएगा आपके जिप्सम, तो जिप्सम का उत्पादन आएगा गोट मांगलोद जामसर से। और फिर दे रखा पायराइट, तो पायराइट का उत्पादन है वो धाकोरिया सियासर से, इसका उत्पादन नहीं होता है, तो ये आपके इसमें गलत रहने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर। राजस्थान में पोटास के भंडार किन जिलों में पाए जाते हैं? तो राजस्थान के अंदर जो पोटास है इसके भंडार है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये इसमें आपका आ जाएगा गंगानगर, बीकानेर और नागौर के अंदर है वो पोटास के भरपूर भंडार पाए जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर। उमरा, सिकारबाड़ी और रोहिल खाने किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? तो उमरा है, सिकारबाड़ी है, रोहिल है, ये खाने हैं वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आ जाएगा आपके यूरेनियम के लिए इनको जाना जाता है और ये प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 56 नंबर। निम्नलिखित में से मरुस्थलीकरण की वृद्धि हेतु उत्तरदायी मानवीय कारण नहीं है, कौन सा है वो मानवीय कारण नहीं है वो आपको बताना है इसमें। तो इसमें आ जाएगा जलवायु की जो कठोरता है ये कोई मानवीय कारण नहीं है। बाकी वन उन्मूलन है वो मानव द्वारा किया जाता है। जनसंख्या का दबाव जो है ये भी मनुष्य के द्वारा ही होता है। संसाधनों का अतिदोहन ये भी मनुष्य ही करता है, यानी कि बाकी सभी मानवीय कृत कारण है, लेकिन ये जलवायु की कठोरता जो है ये एक प्राकृतिक कारण रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 57 नंबर। मरुस्थलीय एवं भू अवनयन एटलस अवधि 2011-13 के तहत राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है वो मरुस्थलीकरण या भूमि शरण के अंतर्गत जाता है? तो कितना भाग है वो मरुस्थलीकरण भूमि में रहता है? तो ये आपके इसमें आ जाएगा अभी 62.90% जो है ये आपके रहने वाला है मरुस्थलीकरण की भूमि के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु उपाय है, तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय है वो देखो। पहला दे रखा है सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। दूसरा है बालू का स्तूपों का स्थायीकरण करना, यानी कि जहाँ पर है उनको वहीं पर रखो, तो ये भी इसकी रोकथाम का उपाय है। तीसरा दे रखा है नए चारागाह क्षेत्रों का वैज्ञानिक ढंग से विकास करना, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन जो है ये आपके मरुस्थलीकरण के रोकथाम के उपाय रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर।
निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखा है आपको लेखक, सामने दे रखी है आपको पुस्तक है, और कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है टॉल्स्टॉय, इसकी पुस्तक आती है वॉर एंड पीस। फिर दे रखा है मैक्सिकम गॉर्गी, इसकी पुस्तक आती है द मदर। फिर दे रखा है आपको तुर्कनेव, इसकी पुस्तक आती है फादर एंड सन्स। और फिर दे रखा है लेनिन, इसकी पुस्तक दे रखी है दास कैपिटल, जो कि इसकी पुस्तक नहीं रहने वाली है, यानी कि ये इसमें सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर। तृतीय एस्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया था? तो जो तृतीय एस्टेट है इसने फ्रांस के अंदर अपने आप को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर लिया था? तो इसमें आपके रहने वाला है 17 जून 1789 के अंदर इसको अपने आप को इसने राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर लिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन लुई 16वें के समय फ्रांस में वित्त मंत्री नहीं थे? तो कौन है वो लुई 16वें के समय है वो वित्त मंत्री नहीं थे? तो इसमें आपके रहने वाला है क्रोपोटकिन जो है ये उस समय वित्त मंत्री नहीं थे, बाकी सभी एक एक बार रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं है? तो जो लेनिन की पुस्तक आती है लेखक अप्रैल थीसिस, इसका हिस्सा है वो निम्न में से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें युद्ध का अंत इसमें लिखा हुआ है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी लिखा हुआ है, भूमि का किसानों को हस्तांतरण ये भी लिखा हुआ है, लेकिन जार को गलत कार्यों के लिए सजा देना ये इसके अंदर थीसिस में नहीं लिखा हुआ है, बाकी सभी इसके हिस्से रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने किसके प्रस्ताव पर मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया था? तो जो मानव अधिकार घोषणा पत्र है ये किसके प्रस्ताव से घोषित किया गया? तो ये आपका आ जाएगा इसमें लफायते के प्रस्ताव पर मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 नंबर। 1917 में रूसी बोल्शेविक क्रांति के प्रारंभ में रूस का जार यानी कि शासक कौन था? तो जो रूस के अंदर क्रांति होती है 1917 के अंदर रूसी बोल्शेविक क्रांति, उस समय रूस का जार कौन था यानी कि शासक कौन था? तो वो आपका जाएगा निकोलस सेकेंड जो थे उस समय रूस के जार थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर। जुलाई 1776 ईस्वी को 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ पर की थी? तो 13 अमेरिकी बस्तियाँ उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा है वो कहाँ पर की थी? तो वो आपका आ जाएगा इसमें फिलाडेल्फिया के अंदर 13 बस्तियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, फिलाडेल्फिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 66 नंबर। 4 जुलाई 1776 अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन, तो इस दिन क्या हुआ था भाई ऐसा? तो इस दिन आपको मिलेगा कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, यानी कि अमेरिका का जो 15 अगस्त आता है, हमारा 15 अगस्त रहता है, उसी अकॉर्डिंग 4 जुलाई को उनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भाई। हमारा 15 अगस्त है, उसी प्रकार अमेरिका का जो है वो 4 जुलाई को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 67 नंबर। 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किस दल ने किया था? यानी कि निम्न में से कौन सा दल था जिसने रूसी क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई बोल्शेविक दल ने इसका नेतृत्व किया था भाई, इसीलिए इसे कहते हैं रूसी बोल्शेविक क्रांति, क्योंकि बोल्शेविक दल ने इसका नेतृत्व भी किया था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 नंबर। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें आपके रहने वाला है भाई मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 नंबर। फ्रांसीसी सम्राट ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई थी? तो एस्टेट जनरल की जो बैठक बुलाई थी ये आपकी आई थी 5 मई 1789 के अंदर इसकी बैठक बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे, यानी कि 18वीं शताब्दी में अमेरिका के जो अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे वो क्या थे इसमें? तो वो आपके इसमें रहने वाले हैं ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष सीधा शासन था अभी अमेरिका के ऊपर उस समय, यानी कि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 नंबर। अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया था? यानी कि अंग्रेज सैनिक और उपनिवेशकों के मध्य जो युद्ध होता है 17 जून 1775 को, ये कब लड़ा गया था या कहाँ लड़ा गया था या किसके मध्य लड़ा गया? तो इसमें आपके रहने वाला है भाई बकर हिल का युद्ध इसको कहा जाता है। तो कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो बकर हिल का जो युद्ध है ये इसके मध्य लड़ा गया था। एक तरफ थे अंग्रेजी सैनिक और सामने थे उपनिवेशक, और इनके मध्य कौन सा युद्ध होता है? तो बकर हिल का युद्ध 17 जून 1775 के अंदर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 नंबर। फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की न दिवालियापन, न करो में वृद्धि और न अधिक ऋण, इसकी घोषणा वो किसने की थी? तो इसमें आपके रहने वाला है तुर्गो एक वित्तीय प्रबंधक था फ्रांस का, जिसने ये घोषणा की कि न तो दिवालियापन और न करों में वृद्धि और न अधिक ऋण, इसकी घोषणा करने वाले तुर्गो है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से उपनिवेश का प्रथम
कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, यानी कि कौन से उपनिवेश का प्रथम जो कॉन्टिनेंटल है वो कांग्रेस में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, तो इसमें आपके आ जाएगा भाई जॉर्जिया जो है इसका वो कांग्रेस के अंदर कॉन्टिनेंटल प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जैकोबिन था? तो जैकोबिन जो था ये एक मारा था, जैकोबिन एक मारा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस में गणतंत्रवाद का समर्थन था? यानी कि कौन सा वर्ग था फ्रांस के अंदर जो कि गणतंत्रवाद का समर्थक था? तो इसमें आपके रहने वाला एक तो आ जाएगा जैकोबिन, दूसरा आ जाएगा आपके जीरोदित, यानी कि दोनों ही वर्ग है वो गणतंत्रवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट देखो, तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट शपथ कब ली गई थी? तो तृतीय एस्टेट के जो प्रतिनिधि थे इनके द्वारा टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी, वो कब ली गई? तो वो आ जाएगा आपके 20 जून 1789 के अंदर इसकी शपथ ली गई थी। नेक्स्ट देखो भाई 77 नंबर, निम्नांकित में से कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदा को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? यानी कि जो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था इसके लिए मसौदा तैयार किया गया, तो उस तैयार करने वाली समिति में कौन है वो शामिल नहीं था, उसका आपको नाम बताना था। तो वो आपका जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो इसमें शामिल नहीं थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 नंबर, 10 डेज दैट शूक द वर्ल्ड, 10 डेज दैट शूक द वर्ल्ड रूसी क्रांति का आंखों देखा वर्णन है, इसका लेखक कौन है? यानी कि रूसी क्रांति जो हुई थी उसमें जितने भी घटनाक्रम हुए थे वो इस पुस्तक के अंदर आंखों देख के हाल लिखा गया है। तो ये लिखने वाले महान लेखक कौन थे? तो इसमें आपका जाएगा जे रीड जो थे, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और रूसी क्रांति का आंखों देखा हाल लिखा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 नंबर, 3 दिसंबर 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि पर किन किन उपनिवेशकों के प्रतिनिधियों ने मध्य हस्ताक्षर हुए थे? यानी कि पेरिस की जो संधि होती है इसमें किस किस उपनिवेशकों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें आपका आ जाएगा इंग्लैंड और अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर किए थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं एक्ट और सामने दे रखा है पारित वर्ष, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो देखना था आपको। तो इसमें आ जाएगा आपको जो चाय कर है ये 1770 में, ये इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है भाई। 81 नंबर आपको दे रखा है कि द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो द्वितीय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता के अंदर वो किया गया था? तो इसमें आपके रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, जॉन हैनकॉक के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था भाई। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 नंबर, खूनी परिवार की घटना कब घटित हुई थी? यानी कि जो इतिहास में एक खूनी परिवार के नाम से घटना घटित हुई है, ये घटना कब घटित हुई थी? तो ये आपके इसमें रहने वाला है 22 जनवरी 1905 के अंदर ये घटना घटित हुई थी भाई, खूनी परिवार की घटना 22 जनवरी 1905 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 नंबर, बोल्शेविक बल का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? यानी कि जो बोल्शेविक दल था इसका एक प्रमुख समाचार पत्र था, तो वो कौन सा रहने वाला है? तो इसमें आपका आ जाएगा प्रावदा जो है समाचार पत्र था, ये बोल्शेविक दल का प्रमुख समाचार पत्र रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 नंबर, जार दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये कथन किसका है? यानी कि जो जार है, जो रूस का शासक था उसको जार के नाम से जानते थे पहले, तो जो रूस के शासक है वो दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये कथन कहने वाले कौन थे? तो इसमें आपका जाएगा पीटर महान जो है, इन्होंने कहा था कि जो जार है ये दुनिया में किसी के भी प्रति है उत्तरदायी नहीं है भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 नंबर, चर्च द्वारा किसानों के वसूल किए जाने वाला धार्मिक कर कहलाता था। यानी कि जो चर्च होता है, चर्च के द्वारा जो धार्मिक कर के रूप में टैक्स लिया जाता है, इसे किस नाम से जानते थे? तो इसमें आपका आ जाएगा टाइद। टाइद जो होता है एक प्रकार का धार्मिक कर है भाई, टाइद। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आपका सही रहने वाला है। टाइद एक धार्मिक कर हो जाएगा और टाइल जो है एक ये भूमि कर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 नंबर, रूस में 1917 ईस्वी में क्रांति होने के कारण क्या कारण थे? यानी कि रूस के अंदर जो क्रांति हुई थी 1917 के अंदर, इसके कारण क्या थे? तो पहला आपको दे रखा है जार शाही में निरंकुशता आई की, बिल्कुल सही है भाई। शासक था वो बहुत ज़्यादा निरंकुश हो चुका था, तो लोगों के अंदर एक कहते हैं ना कि पेशेंस, तो धैर्य था, उसने जवाब दे दिया और उन्होंने फिर क्रांति कर दी। दूसरा दे रखा है रूस में समाजवाद का प्रसार हो गया था, बिल्कुल सही है। ये दूसरा मतलब पार्टी बन गई थी समाजवाद के रूप में, तो उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया था भाई किसानों का। फिर दे रखा है आर्थिक और सामाजिक विषमता, तो ये भी इसका कारण रहने वाला है। यानी कि जो रूस की क्रांति के प्रमुख कारण तीनों ही रहने वाले हैं, तो इसमें आ जाएगा आपके उपरोक्त सभी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 नंबर, रूस में जारशाही का अंत किस क्रांति से हुआ था? यानी कि रूस के अंदर जो जार का पद है वो समाप्त किया गया था, तो ये जारशाही का जो अंत है वो कौन सी क्रांति के बाद हुआ था? तो इसमें आपका आ जाएगा फरवरी मार्च 1917 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद है वो जारशाही के पद को समाप्त कर दिया गया था भाई, और जारशाही का अंत हो गया था पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 नंबर,
निम्नलिखित में से किस जार को मुक्तिदाता जार के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि कुछ जार अच्छे भी हुए तो उनमें से एक जार को मुक्तिदाता जार के नाम से भी जानते हैं, तो वो कौन से जार थे जिनको मुक्तिदाता जार के नाम से भी जाना जाता है? तो वो आपके इसमें रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, अलेक्जेंडर सेकेंड जो थे उन्हें मुक्तिदाता जार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 नंबर। 89 में आपको दे रखा है, फ्रांस में 1789 ईस्वी से पूर्व अंतिम बार एस्टेट जनरल का अधिवेशन कब आहूत किया गया था? यानी कि फ्रांस के अंदर 1789 ईस्वी से पूर्व अंतिम बार जो एस्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था वो कब आहूत किया गया? तो ये आपके इसमें रहने वाला है 1614 ईस्वी के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर। टेनिस कोड की शपथ का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो टेनिस कोड का जो प्रस्ताव रखा था शपथ का, ये किसके द्वारा रखा गया? तो इसमें आपके आ जाएगा मोनियर के द्वारा रखा गया था भाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका आपके सही हो जाएगा कि मोनियर ने टेनिस कोड की शपथ का प्रस्ताव रखा था भाई। नेक्स्ट देखो भाई 91 नंबर। फ्रांस में कानून उसी प्रकार बदले हुए नजर आते हैं जैसे लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को बदला जाता है। यानी कि जो फ्रांस के अंदर जो कानून है वो उसी प्रकार बदले हुए नजर आते हैं जैसे कि लंबी यात्रा के बाद घोड़ों को बदला जाता है। तो उपयुक्त कथन किसका था? तो ये जो कथन उपयुक्त दे रखा ये आ जाएगा आपके वाल्तेर का कथन रहने वाला है अभी, वाल्तेर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 नंबर। अमेरिका में अंग्रेज़ों द्वारा बसाई गई प्रथम बस्ती कौन सी थी? यानी कि अमेरिका के अंदर जो अंग्रेज थे ब्रिटेन वाले, इन्होंने प्रथम बस्ती बसाई थी, वो कहाँ पर बसाई थी? तो इसमें आपके रहने वाला है जेम्स टाउन के अंदर इन्होंने पहली बस्ती बसाई थी भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जेम्स टाउन के अंदर अंग्रेज़ों द्वारा बसाई गई प्रथम बस्ती थी जेम्स टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 नंबर दे रखा आपको। निम्नलिखित में से किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? यानी कि अमेरिका के कौन कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भाग लिया था? तो इसमें आपके रहने वाला है देखो, सबसे पहला दे रखा है रोजर शर्मन। तो रोजर शर्मन ने उन्हें भाग नहीं लिया था। बाकी जॉर्ज वॉशिंगटन ने इसमें भाग लिया था, जॉन एडमंड्स इन्होंने भी भाग लिया था, और थॉमस जेफरसन इन्होंने भी भाग लिया था। इनकी 2, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी भाग लिया था, और जॉन एडमसन ने भी भाग लिया था, और थॉमस जेफरसन ने भी भाग लिया था भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आपके करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संसद के हिस्से में सम्मिलित नहीं है? यानी कि संसद के हिस्से में है वो कौन कौन सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आपके आ जाएगा देखो, कौन सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो संसद के अंदर आपको पता ही है कि राज्यसभा भी आती है, राष्ट्रपति भी आता है और लोकसभा भी आती है। यानी कि विकल्प कोई भी विकल्प है वो सही नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों है वो संसद के भाग रहने वाले हैं भाई। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि आपको नई वाला पूछा है तो इसमें तो सभी शामिल है, नहीं तो कोई है ही नहीं, तो इसमें आ जाएगा कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 95 नंबर। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य को आवंटित की गई? यानी कि राज्यसभा की जो सर्वाधिक सीटें है वो कौन से राज्य को आवंटित की गई? तो इसमें आपके रहने वाला है उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक सीटें आवंटित की गई, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या भी वहीं पे है और जनसंख्या के अनुपात के अकॉर्डिंग सीटें दी जाती है। तो अगर जनसंख्या के अनुपात में देखोगे तो उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक सीटें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 96 आपको दे रखा है, राज्यसभा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि राज्यसभा के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य रहने वाला है। तो इसमें देखो, सबसे पहला कथन आपको दे रखा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी कि आप असत्य कथन का चयन करना है और इसमें बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है उस राज्यसभा या उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो इसमें आपके ये गलत, ये सही रहने वाला है, क्योंकि सही है इसमें वही चुनाव करते हैं। और दूसरा क्या दे रखा है देखो, राज्यसभा का निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की रहती है। बिल्कुल सही है भाई, चुनाव जितने भी होंगे वो भारत का निर्वाचन आयोग ही करवाता है। दूसरा दे रखा है, राज्यसभा में खुली मतदान प्रणाली के स्थान पर गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई गई है। ये इसमें आपके गलत रहने वाला है, असत्य रहने वाला है। और मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की गई है। तो ये भी इसमें सही है भाई, पदावधि निर्धारित नहीं की गई है। और इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके असत्य रहने वाला है, बाकी सभी सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 नंबर। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है? यानी कि जो मूल संविधान है इसके अंदर लोकसभा के सदस्यों की है वो संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो इसमें आपके आ जाएगा 500 कितनी की गई है अभी, 545 की गई है, 543 की गई है। तो इसमें आपके आ जाएगा अभी 500 की गई है, कितनी 500 स्वीकृत की गई। मूल संविधान के अंदर पूछा देखो, मूल संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें है वो निश्चित की गई है, तो मूल संविधान के अंदर 500 की गई थी भाई, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 नंबर। 98 आपको दे रखा है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या क्रम से है। तो अनुसूचित जाति यानी कि एसटी और एससी के लिए कितनी आरक्षित सीटें है, वो इसमें संख्या कितनी सीटें होती है, आरक्षित सीटों की संख्या कितनी रहती है, तो वो आपके इसमें रहने वाला है भाई 84 और 47, यानी कि 84 रहती है आपके एससी के लिए और 47 रहती है एसटी के लिए, ठीक है ना। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें कि लोकसभा के अंदर एससी की सीटें है 84, एसटी की सीटें है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 नंबर। 99 आपको दे रखा है, निम्नांकित में से किस एक पदाधिकारी के पास लोकसभा के सत्र को स्थगित करने का अधिकार है, यानी कि जो लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उसको स्थगित करने का जो अधिकार है वो निम्न में से किसके पास रहता है, तो वो आ जाएगा आपकी लोकसभा का जो स्पीकर होता है इसके पास है, वो लोकसभा के सत्र को स्थगित करने का अधिकार भी रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर। 100 नंबर आपको दे रखा है, धन विधेयक के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। धन विधेयक के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और इसमें से सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है भाई। दूसरा दे रखा है, धन विधेयक प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, ये भी इसमें सही है। फिर दे रखा है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम 1 माह तक रोक सकता है, ये इसमें गलत है भाई, राज्यसभा इसको नहीं रोक सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु भी नहीं लौटा सकता, बिल्कुल सही है भाई, इसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटाया जा सकता क्योंकि ये विधेयक इनकी अनुमति से ही लाया जाता है, तो ये पुनर्विचार के लिए तो नहीं लौटाया जा सकता। तो 1, 2 और 4 इसमें सही रहने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा भाई। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 नंबर दे रखा है आपको, यदि कोई राज्यसभा सदस्य होते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि कोई अगर राज्यसभा का सदस्य होते हुए अगर प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, तो इसमें आपका जाएगा न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियों में राज्यसभा व लोकसभा के अधिकार समान होते हैं, यानी कि कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जिसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियाँ है वो बराबर होती है, तो इसमें आपके आ जाएगा देखो सबसे पहले दे रखा है विधि निर्माण के संबंध में, तो बिल्कुल सही है अभी विधि निर्माण के संबंध में अगर देखा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ वो बराबर होती है। फिर दे रखा है संविधान संशोधन के लिए भी बराबर होती है, और धन विधेयक के लिए, धन विधेयक के संबंध में ये गलत है भाई क्योंकि धन विधेयक हमेशा लोकसभा के अंदर ही लाया जाता है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं महाभियोग के अंदर भी दोनों की शक्तियाँ समान रहती है, तो इसमें आपके 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 नंबर। 103 नंबर, संसद में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो संसद के अंदर जो विश्वास प्रस्ताव है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें आपका आ जाएगा भाई प्रधानमंत्री द्वारा है वो लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो आपका जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनर्अवलोकन की शक्ति किससे प्राप्त है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है और उसको अगर वापस पुनर्अवलोकन के लिए भी भेज सकता है तो इतनी पावर किसके पास है, तो वो आपका आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय वापस सर्वोच्च द्वारा ही इसको वापस किया जा सकता है कि आप वापस इसको पुनर्अवलोकन करो, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही वापस पुनर्अवलोकन के लिए भेजा जा सकता है, बाकी और किसी के पास शक्ति नहीं है कि कोई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 नंबर। 106 में दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो कितनी रहती है, तो इसमें आपके रहने वाला है 65 वर्ष। 65 वर्ष इसकी आयु रहने वाली, अगर 65 वर्ष आयु हो गई है तो उन फिर न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 नंबर, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन करते हैं, तो लोकसभा का जो सदस्य है इसका निर्वाचन कौन करते हैं, तो इसमें आपका जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करते हैं, तो इसमें आपका जाएगा लोकसभा के जो सदस्य है वही अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, जो अपने में से ही किसी एक को जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलते हैं कि भी सभी का मत रहता है कि हाँ भाई इसको आप लोकसभा का अध्यक्ष बना दो, तो उसमें हमेशा उसको लोकसभा का अध्यक्ष बना देते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही अपना अध्यक्ष चुना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो वो आ जाएगा आर्टिकल 243 के अंदर है वो पंचायत समितियों को भी या पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 नंबर दे रखा है आपको, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% निश्चित
की गई। यानी कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद ये निश्चित कर दिया गया कि कोई भी सरकार होगी उसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 15% ही रहने वाली है। तो वो संविधान संशोधन आ जाएगा आपके 91वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 110 नंबर, भारत में स्थानीय स्वशासन के विषय में सही क्रम को पहचानिए। यानी कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसके विषय में सही क्रम, अब कुछ कथन दे रखे हैं, उसमें से कौन सा क्रम सही रहने वाला वो आपको बताना है भाई। तो इसमें देखो सबसे पहले आ जाएगा मुकामी बोर्ड, यानी कि मुकामी बोर्ड 1 नंबर पर रहने वाला है। और इसके बाद जो आपके आएगा वो आ जाएगा भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 2 नंबर आ जाएगा आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम रहने वाला है। तो और उसके बाद आ जाएगा आपके थंगुन समिति की सिफारिश होती है, यानी कि 3 नंबर यह रहेगा। और फिर इनकी सिफारिश से होता है 74वां संविधान संशोधन, यानी कि 4 नंबर पे आने वाला है 2 नंबर। यानी कि आपके 1 आएगा 1 पे, 4 आएगा 2 पे, तो 1 1 पे और 4 2 पे, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है। तो इसमें आपके 110 में ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 नंबर, भारत में स्थानीय स्वशासन विषय है। तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन है ये किसका विषय है? तो इसमें आ जाएगा आपके स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय रहने वाला है भाई। क्योंकि सूचियाँ 2-3 प्रकार की होती है भाई, एक है संघ सूची, एक है समवर्ती सूची और एक है आपकी राज्य सूची। जिस पर केवल केंद्र का अधिकार है वो संघ सूची, जिस पर राज्य का अधिकार है राज्य सूची, और जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं उसमें आपके समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 नंबर दे रखा आपको, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दों को अंत्य स्थापित किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंदर अनुच्छेद 19 के अंदर प्रभुता और अखंडता शब्दों को अंत्य स्थापित किया गया था? तो इसमें आपका जाएगा 16वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसके अंदर आपके प्रभुता और अखंडता को आर्टिकल 19 के अंदर अंत्य स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 नंबर, वार्ड समितियों के गठन के लिए नगर पालिकाओं की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। यानी कि वार्ड समितियों की जो गठन होता है इसमें नगर पालिकाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसमें आपके रहने वाला है 3 लाख संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए भाई वार्ड समिति बनाने के लिए? तो न्यूनतम 3 लाख नगर पालिकाओं की संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान करता है? तो भारत का कौन सा संविधान है जो अनुच्छेद भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद है और जिला योजना समिति का गठन करता है? तो इसमें आपके रहने वाला है भाई 243 ये और ये में भी गए, ये वाला जो भाग है ये इसमें प्रावधान करता है कि योजना समिति जो है जिला योजना समिति इसके गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 नंबर दे रखा है आपको, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में राष्ट्रपति को दोनों सदनों के बीच गतिरोध के समाधान के लिए कदम उठाने का उपबंध है, ये कौन से के अंदर उपबंध है? तो ये आपका जाएगा इसमें समर्थनकारी उपबंध रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 नंबर दे रखा है आपको, भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो भारत के अंदर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है वो किस प्रकार है वो देखो इसमें। तो इसमें आपका जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास या फिर किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो इसमें ये गलत है भाई, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ही निहित रहती है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, गरीबी हटाओ भारत के किस लोकसभा निर्वाचन का प्रमुख नारा था? यानी कि जो नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ, ये भारत के किस लोकसभा निर्वाचन के दौरान दिया गया था? तो इसमें आपका आ जाएगा 1971 के अंदर नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 नंबर, डोकलाम विवाद का संबंध किन देशों से है? तो जो डोकलाम विवाद है ये किन 2 देशों के बीच में विवाद है? तो इसमें आपका जाएगा भारत और चीन के मध्य विवाद रहने वाला है। डोकलाम विवाद का संबंध भारत और चीन से रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 119 नंबर, सार्क का मुख्यालय भारत के किस पड़ोसी देश में है? तो सार्क का जो मुख्यालय है वो भारत के कौन से पड़ोसी देश के अंदर है? तो इसमें आपका जाएगा नेपाल के अंदर है वो सार्क का मुख्यालय रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 120 नंबर, 123 समझौता है। तो 123 जो समझौता है वो किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो इसमें आपका जाएगा अमेरिका और भारत के मध्य जो समझौता हो रखा है उसका नाम है 123 समझौता। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई 123 समझौता का संबंध किन 2 देशों से है? तो भारत और अमेरिका के मध्य जो समझौता हुआ था उसका है 123 समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 नंबर दे रखा आपको, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता कब हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भूमि सीमा का समझौता है वो कब हुआ था? तो इसमें आ जाएगा आपके 2015 के अंदर ये भूमि सीमा समझौता होता है भाई भारत और बांग्लादेश के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 122 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कक्षा डैश 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 की तरह कार्य करता है।
यानी कि जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है वो कक्षा में डैश 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 की तरह कार्य करता है। ये रूपरेखा 2005 के अंदर जो आई थी उसमें किस अकॉर्डिंग काम करता है, तो इसमें आपका आ जाएगा सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है। यानी कि कोई भी काम है उसको सुगम रूप से, या कोई भी अगर किताब की भाषा है तो उसको सुगम रूप से प्रस्तुत करके बच्चों को समझाने के लिए यानी कि सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से पाठ योजना के हर्बर्ट उपागम के उपयुक्त अनुक्रम का चयन कीजिए। तो हर्बर्ट का जो उपागम था उसका आपको सही रूप से चयन करना है। तो इसमें आपका आ जाएगा, सबसे पहले आने वाला है प्रस्तावना, इसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण, इसके बाद आएगा संबंध, फिर आएगा सामान्यकरण, फिर आएगा उसका अनुप्रयोग। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 124 नंबर, मॉरिसन द्वारा दिए गए उपागम में सम्मिलित नहीं है। तो मॉरिसन के द्वारा जो उपागम दिए गए थे उसमें से निम्न में से कौन सा उपागम है वो सम्मिलित नहीं है, वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपके विशिष्टीकरण जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 125 नंबर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक होता है इससे विषय वस्तु के साथ और किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, तो इसमें आपका आ जाएगा शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए और शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों को कौन सी विधि से पढ़ाया जाए ताकि वो सरल तरीके से और आसानी से समझ सके। और फिर आता है शिक्षण तकनीकों से भी उसको परिचित होना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी चीज़ों से वो परिचित होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस किताबी कीड़ा हो, किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए, उसे ये भी होना चाहिए कि वो अपना जो ज्ञान है वो बच्चों तक आगे संप्रेषित कर सके ताकि वो आसानी से समझ सके और उसको भी आगे अपने काम में ले सके। तो इसमें आपके भाई उपरोक्त सभी रहने वाला है। 125 में ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 126 नंबर क्वेश्चन, पाठ्यचर्या में निम्न में से कौन सा पद है वो सम्मिलित है। तो पाठ्यचर्या के अंदर कौन सा पद इसमें सम्मिलित रहता है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा, देखो सबसे पहले रहती है विषय वस्तु, फिर आता है नियोजित गतिविधियों का कार्यक्रम, फिर इसमें आता है चाही गई अधिकतम प्राप्तियाँ। यानी कि इसमें आपके तीनों के तीनों जो है ये पद है वो पाठ्यचर्या में सम्मिलित रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपके बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है अभी। नेक्स्ट देखो आप 127 नंबर, 127 में दे रखा है पाठ योजना निर्माण में निम्नांकित में से कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है। तो तंत्र प्रणाली पर कौन आधारित है, तो इसमें आपके रहने वाला है जो RCEM उपागम है, ये इसमें आपके उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 नंबर देखो, पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये कथन किसका है, यानी कि पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये कथन आपके किसके द्वारा दिया गया था, तो इसमें आ जाएगा मुनरो के द्वारा कथन दिया गया था कि पाठ्यचर्या में वे समस्त कथन या समस्त अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा की प्राप्ति के दौरान प्राप्ति के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 नंबर दे रखा है, निम्न में से कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है। तो इकाई योजना की विशेषता कौन सी नहीं है वो आपको इसमें चयन करना था। तो इसमें आपके रहने वाली है, देखो 3 नंबर जो ऑप्शन है ये इसमें आपकी इकाई योजना की विशेषता नहीं रहने वाली कि इकाई योजना में अंश से संपूर्ण के सिद्धांत का पालन किया जाता है, ये इसमें आपकी गलत रह जाएगा भाई, विशेषता नहीं है, बाकी सभी इसकी विशेषता रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित है। तो इकाई योजना है ये किस मनोविज्ञान पर आधारित है, तो इसमें आपके रहने वाला है, देखो इकाई योजना है वो किस मनोविज्ञान पर, इकाई योजना है वो किस मनोविज्ञान पर आधारित नहीं है, ये आधारित है सॉरी, यानी कि जो इकाई योजना है वो किस मनोविज्ञान पर आधारित है ये आपको इसमें बताना था। तो इसमें आपका जाएगा भाई गेस्टाल्टवाद जो मनोविज्ञान है इस पर आपके इकाई योजना है वो आधारित रहने वाली है, यानी कि 130 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल आपके सही होने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 131 नंबर, निष्पत्ति परीक्षण हेतु नील पत्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में से कौन सा तत्व है वो सम्मिलित नहीं है। तो निष्पत्ति परीक्षण के लिए निम्नलिखित जो पत्र दे रखे हैं आपको उनमें से कौन सा तत्व है वो सम्मिलित इसमें नहीं रहता है। तो इसमें आपका जाएगा कि उद्देश्य का अंक बार इसमें सम्मिलित रहता है, विषय वस्तु का अंक बार भी इसमें सम्मिलित रहता है और प्रश्नों के प्रकार का अंक भी इसमें सम्मिलित रहता है। लेकिन आपको पूछा है कौन सम्मिलित नहीं रहता है, तो इसमें से कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो सम्मिलित नहीं रहता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132 नंबर, रिस्क ने इकाई योजना के कितने सोपानों का वर्णन किया है। तो जो रिस्क है इसने इकाई योजना के कितने सोपानों का वर्णन किया था, तो इसमें आपके रहने वाला है अभी 7 इकाइयों का या 7 सोपानों का वर्णन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 है वो सही रहने वाला 132 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 नंबर आपको दे रखा है, शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है। तो अगर शिक्षण में अगर आप पढ़ाने जाते हो बच्चों को तो इसमें सबसे पहले आप क्या तैयार करते हो, तो वो आ जाएगी आपके वार्षिक जो योजना है ये सबसे पहले तैयार की जाती है भाई।
कि हम आज अगर पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और हमें इतने महीने के अंदर कोर्स पूरा करवाना है, इसके बाद इतना रिवीजन करना है, उसके बाद इतने टेस्ट लेने हैं, तो ये सारी की सारी पूरे वर्ष भर की जो योजना है वो आप सबसे पहले बना लेते हो। तो शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है, तो वार्षिक योजना इसमें बनाई जाती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 134 नंबर दे रखा है, निम्न में से कौन सा शिक्षण इकाई का तत्व नहीं है। तो कौन सा शिक्षण है वो इकाई का तत्व नहीं है, तो इसमें आपका जाएगा समीपता जो है ये इकाई का तत्व नहीं रहने वाला। नेक्स्ट देखो 135 नंबर, भारत में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए पाठ योजना किस आधार पर बनती है। तो भारत में अगर सामाजिक अध्ययन आपको पढ़ानी है तो इसमें पाठ के लिए जो पाठ योजना बनाई जाती है वह किस आधार पर बनाई जाती है, तो इसमें आपको आ जाएगी जो डीवी मॉडल है या जो डीवी प्रणाली है, इस आधार पर आपके पाठ योजना का निर्धारण किया जाता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 136 नंबर दे रखा आपको, निम्न में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपगम और मॉरिसन उपगम में समान है। तो कौन सा चरण है जो कि हर्बर्ट उपगम के अंदर भी है और मॉरिसन उपगम के अंदर भी समान रहता है, तो इसमें आपका जाएगा जो प्रस्तुतिकरण है ये इन दोनों के अंदर समान रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 137 नंबर, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो सामाजिक अध्ययन जो शिक्षक है इसमें व्यावसायिक वृद्धि के लिए क्या आवश्यक रहता है, तो इसमें आपका जाएगा एक तो विषय के प्रति रुचि होनी चाहिए, प्रकृति और समाज का प्रेमी होना चाहिए, दूसरे विषय की सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षक की व्यावसायिक जो वृद्धि है इसके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, तो इसमें आपके तीनों ही ऑप्शन सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई 138 नंबर, सामाजिक अध्ययन शिक्षक का प्रमुख विशिष्ट गुण क्या है। अगर आप सामाजिक अध्ययन शिक्षक बनते हो तो इसमें आपको ये विशिष्ट गुण होने चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए बताओ आप। तो इसमें आप क्या जाएगा भाई, आपको विशिष्ट रूप से अगर देखा जाए तो वो तो होता है कि आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, कि आपके अंदर जो विषय का ज्ञान है ये पूरा होना चाहिए। जिस चीज़ के आप टीचर बन रहे हो तो कम से कम वो सब्जेक्ट तो आपको पूरा ही आना चाहिए। इसके अलावा भी जैसे आपको मानवता भी आप में होनी चाहिए, अध्ययनशीलता भी होनी चाहिए और सहिष्णु भी आप होने चाहिए। लेकिन अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो आपका होगा कि विषय का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए भाई, ठीक है ना। बाकी मानवता आप में होनी चाहिए, अध्ययनशीलता भी होनी चाहिए कि आगे भी आप पढ़ते रहो, और सहिष्णु तो आप होना ही चाहिए भाई, तभी बच्चों को समझ पाओगे। वरना तो आप थोड़े से बच्चे डाउट पूछेंगे, आप गुस्सा आ जाएगा, आप खींच के थप्पड़ मार दोगे, तो फिर तो वो चलेगा नहीं ना ऐसे। इसलिए आपको विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, ये तो सबसे उपयुक्त उत्तर है इसमें। और उसके अलावा आपको अध्ययनशीलता होनी चाहिए और सहिष्णुता भी होनी चाहिए, मानवता तो होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो मानवता के नाते चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब, पहले दिखा दो अपनी मानवता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139 नंबर दे रखा आपको, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह, यानी कि सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षक है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या रहता है, तो इसमें आपके रहने वाला है भाई कि वह एक तो प्रसन्न व्यक्तित्व का होना चाहिए, यानी कि हमेशा बस अपने मस्त रहिए, ऐसे नहीं कि कोई देख करके डर जाए ऐसे स्वभाव में रहो, नहीं, हमेशा अपनी धुन में रहना चाहिए। और एक अच्छा स्वभाव होना चाहिए कि भाई हाँ भाई हसमुख स्वभाव का बंदा है, तो एक प्रसन्न व्यक्तित्व का होना चाहिए। फिर आता है कि देशटन से प्रेम, यानी कि अपने व्यवहार से, अपने कैसे कल्चर से वगैरह से प्यार होना चाहिए। दूसरा दे रखा है तत्कालिक घटनाओं का ज्ञान भी रखे, यानी कि अभी करंट में क्या चल रहा है, क्योंकि आप सामाजिक अध्ययन के शिक्षक है तो समाज में क्या चल रहा है या फिर राजनीति के अंदर क्या चल रहा है, करंट के अंदर अभी वर्तमान में कौन सी घटनाएं चल रही है, तो उसका आपको ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसमें उपरोक्त सभी जो है वो एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 140 नंबर दे रखा है, एक अच्छा शिक्षक वो है जो पहले छात्र है, ये कथन किसका है भाई, यानी कि एक अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो पहले एक छात्र है, तो ये किसने कहा था, तो ये कहने वाले हैं हमारे रविंद्रनाथ जी टैगोर ने कहा था कि कोई अच्छा शिक्षक तभी बन सकता है जब वो एक अच्छा या पहले एक अच्छा छात्र बना हो, तो वही अच्छा एक शिक्षक बन सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 नंबर दे रखा है आपको, शिक्षक को विद्यालय की आत्मा की संज्ञा किसने दी है, यानी किसने कहा है कि जो शिक्षक है वो विद्यालय की एक आत्मा होती है, तो ये कहने वाले कौन है भाई, तो ये आपके आ जाएगा इसमें बाइनिंग ने कहा था कि जो शिक्षक है वो विद्यालय की क्या होती है, आत्मा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 142 नंबर, पाठ्यक्रम कलाकारों के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपने कालाग्रह यानी कि विद्यालय में मोड़ता है, यह कथन किसका है, कि जो पाठ्यक्रम कलाकार होता है उसके हाथ में एक ऐसा यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपने विद्यालय में मोड़ता है, तो ये कथन कहने वाले कौन थे, तो इसमें आपका जाएगा कनिंघम के द्वारा कथन कहा गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 143 नंबर आपको दे रखा है भाई, निम्नांकित में से पाठ्यचर्या के मानदंड है, तो निम्नलिखित में से जो पाठ्यचर्या होती है इसके मानदंड कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका जाएगा सबसे पहले विषय होना चाहिए, उसके बाद उसका अनुभव होना चाहिए, फिर उसमें आपको कौशल होना चाहिए, फिर आपके अंदर अभिवृत्तियाँ भी होनी चाहिए, यानी कि इसमें आपके चारों के चारों जो है वो पाठ्यचर्या के मानदंड रहने वाले हैं अभी। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 नंबर दे रखा है आपको, 144 में दे रखा है, निम्नांकित में से कौन सा पाठ्यचर्या के प्रकारों में शामिल नहीं है, तो पाठ्यचर्या के प्रकारों में कौन शामिल नहीं है वो आपको पूछा है,
तो इसमें आपके आ जाएगा शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, वो बालकों के केंद्रित होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए भाई। शिक्षक केंद्रित होकर के क्या, शिक्षक तो भाई पढ़ाएगा बच्चों को, तो शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बच्चों को स्तर के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि बच्चों का अगर 5वीं क्लास का स्तर है तो 5वीं क्लास के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए, अगर 10वीं क्लास का बच्चा है तो 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग स्तर होना चाहिए, यानी कि इसमें शिक्षक केंद्रित आपके इसमें गलत रहने वाला है, बाकी सभी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 145 नंबर आपको दे रखा है कि विद्यालय शिक्षा के लिए एनसीएफ 2005 के उद्देश्य है। तो एनसीएफ 2005 का विद्यालय शिक्षा के लिए क्या उद्देश्य रहने वाला है? तो इसमें आपका जाएगा, एक तो विचार व कर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, दूसरा है दूसरों की भलाई करने का विचार होना चाहिए, तीसरा आता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी ले ऐसी इसमें पढ़ाई होनी चाहिए, और चौथा दे रखा है मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। तो इसमें आपके चारों के चारों है वो सही रहने वाले हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 146 नंबर, एनसीएफ 2005 बल देता है। तो एनसीएफ 2005 जो नियम आया था वो किस चीज़ पर बल देता है? तो उसमें आपका रहता है कि करके सीखने पर, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको आप बच्चा खुद करके सीखे, इस चीज़ पे ये एनसीएफ 2005 है वो बल देता है। जैसे कोई भी अगर आप केमिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल देखते हो या फिजिक्स में कोई प्रैक्टिकल देखते हो तो बोलते हैं कि ये इन दोनों का आप जोड़ोगे तो ये बनेगा, तो ये बनेगा नहीं, बच्चों को बोलो कि आप ये उपकरण पढ़े हैं इनको जोड़ो और ये बनाओ, तब बच्चे सीखेंगे कि हाँ भाई आप ये हमने किया और ये रिजल्ट आया, इसका मतलब ये सही है। तो करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 147 नंबर, एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है? यानी कि एनसीएफ 2005 में नागरिक जो शास्त्र है इसके स्थान पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है? तो इसमें आपका आ जाएगा कि आप नागरिक शास्त्र के स्थान पर कौन सा शब्द यूज़ करोगे, तो वो आएगा आपके राजनीति विज्ञान इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो नागरिक शास्त्र का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, राजनीति विज्ञान होने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 148 नंबर, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? आपको पूछा है नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, हाँ है, सत्य है, असत्य है, ये आप ध्यान रखना भाई, ये इसमें आपको बहुत फायदा होने वाला अगर आपने ध्यान रखी चीज़ तो इसमें पूछा है कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है, सबसे पहला दे रखा है रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी कभी भी नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना, रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए उस पाठ्यक्रम की, बिल्कुल सही है। तो आपके इसमें कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो इसमें आपके एक है वो नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 149 नंबर दे रखा है, निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? तो नेशनल स्टीयरिंग जो कमेटी है एनसीएफ 2005 इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका आ जाएगा भाई प्रोफेसर यशपाल जो थे ये इस समिति के अध्यक्ष थे। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल जी थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो आपको पूछा है। तो इसमें आपका पहला ही कथन गलत हो जाएगा कि पाठ्यक्रम और अध्ययन विषय में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ये आपके इसमें गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर एक ही है जो सत्य नहीं है, बाकी इसमें सभी सही रहने वाले हैं। तो ये थे भाई आपके मॉडल माइनर टेस्ट नंबर 11 का सॉल्यूशन। और कैसा लगा सॉल्यूशन कमेंट करके ज़रूर बताना आपको, और एक प्यारा सा कमेंट भी आपको करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और क्लास को लाइक भी करना ही है। और इसके अलावा अगर आप 4th ग्रेड है, रीट लेवल 1 है, रीट लेवल 2 है, रीट लेवल 2 साइंस मैथ के अंदर है, या फिर रीट लेवल 2 एसएसटी के अंदर है, तो भी इस चैनल पर हमारे क्लास आती है, तो जाकर ज़रूर देखना उनको, और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर रूप से कर लीजिए भाई, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए सोल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।